नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं ज्ञान क्लासेस चैनल पर। साथियों, आज का सब्जेक्ट है सामाजिक अध्ययन तृतीय सेमेस्टर। अति लघुत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे 2016 से 2024 तक। जितने भी पेपर हुए हैं सभी का एक ही वीडियो में कंप्लीट कराएंगे। सभी सब्जेक्ट का दोस्तों, चाहे वह बहुविकल्पी हो, चाहे वह अति लघुत्तरीय हो, चाहे वह लघुत्तरीय प्रश्न हो, 2016 से 2024 तक के सारे कंप्लीट हो गए हैं। और राजन सीरीज का भी प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, दोनों का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। तो जो भी तैयारी करना चाहते हैं आप जो है उस पे जा कर के वीडियो को देख सकते हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों 2016 से 2024 तक के जितने भी पेपर हुए हैं वहाँ पर अधिकतर जो है रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। अगर आप तैयारी नहीं भी कर पाए हैं तो अगर आप इसको देख लेते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि दिमाग में सेट हो सके और अच्छे से तैयारी कर पाएँगे, ठीक है? और आप अच्छा-सा नंबर लेकर के आएँगे। लगभग अगर देखा भी जाए तो 90 प्लस तो यहाँ से उठा कर के ही ले आएँगे, ठीक है? तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों, और स्टार्ट करते हैं 2024 के पेपर से और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न दिया गया है, अकबर का जन्म कब हुआ था? उत्तर है अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ था। प्रश्न संख्या 2 है, किस मुगल बादशाह के काल में चित्रकला का उत्कर्ष हुआ? उत्तर है चित्रकला का उत्कर्ष मुगल बादशाह जहांगीर के काल में हुआ। उत्कर्ष का मतलब होता है दोस्तों, वह चीज़ें अधिक लेवल पर बढ़ जाना। जैसे चित्रकला है तो चित्रकला का सबसे ज़्यादा प्रयोग और सबसे ज़्यादा इसकी डिमांड बढ़ गई थी और ज़्यादा प्रचलित हुआ था उस समय, ठीक है, जहांगीर के काल में। प्रश्न संख्या 3 है, सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? उत्तर, सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। प्रश्न संख्या 4 है, प्लासी का युद्ध किस किसके बीच हुआ था? उत्तर है प्लासी का युद्ध 1757 में अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। आगे देखेंगे, क्वेश्चन संख्या 5 है, कनाडा के उत्तरी भाग में निवास करने वाली प्रजाति कौन सी है? उत्तर है कनाडा के उत्तरी भाग में एस्किमो या इनुइट प्रजाति निवास करती है। प्रश्न संख्या 6 है, रानीगंज कोयला खान किस राज्य में स्थित है? उत्तर है रानीगंज कोयला खान पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या 7 है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? उत्तर है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 67 के बीच हुई थी। अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन दिए गए है, प्रश्न संख्या 8, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकती है? उत्तर, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकती है। प्रश्न संख्या 9 है, लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? उत्तर, लोकसभा सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम जो है 25 वर्ष होनी चाहिए, और अगर राज्यसभा की बात करें तो वहाँ पर आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 10 है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई? उत्तर, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 26 सितंबर 1975 को हुई थी। आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 11 है, भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है? उत्तर, भारत का उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। प्रश्न संख्या 12 देखेंगे, निर्यात से क्या अभिप्राय है? उत्तर, देश के उत्पादों को विदेशों में बेचना निर्यात कहलाता है। अर्थात अपने भारत में जो भी सामान बन रही है उसको दूसरे देश अपने देश में न बेच करके दूसरे देश में बेच देना निर्यात कहा जाता है। दूसरे देश के जो सामान बना है उसको अपने यहाँ भारत में खरीद लेना, उसको आयात कहते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, राजस्व से आप क्या समझते हैं? उत्तर, राजस्व का आशय है किसी कंपनी को माल या सेवाओं की
बिक्री से मिलने वाली कुल आय होती है। प्रश्न संख्या 14 है, नाबार्ड से क्या अभिप्राय है? तो उत्तर हो जाएगा, नाबार्ड का फुल फॉर्म राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है। इसका उद्देश्य ग्रामीणी क्षेत्रों में कृषि को बढ़ावा देना है। अगर आगे देखें, प्रश्न संख्या 15, संसार के सबसे छोटे महाद्वीप का नाम बताइए। तो उत्तर हो जाएगा, संसार का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। आइए 2023 का पेपर लेते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, अकबर ने किस धर्म की स्थापना की थी? तो उत्तर है, अकबर ने दीन ए इलाही नामक धर्म की स्थापना की। प्रश्न संख्या 2 है, अस्थाई बंदोबस्त के 2 लाभ बताइए। तो उत्तर हो जाएगा, पहला होता है राजस्व स्थिर हुआ, दूसरा कृषकों में भूमि सुधार की प्रवृत्ति बढ़ी। राजस्व स्थिर मतलब जो कर लिया जाता था उसको जो घटाया बढ़ाया जा रहा था वह स्थिर कर दिए गए, जो कर लिया जा रहा था उतना ही लिया जा रहा था। आगे जो दूसरा है, कृषकों में भूमि की सुधार की प्रवृत्ति बढ़ी। जो राजस्व लिया जा रहा था कृषियों को जो है विशेष छूट दी जा रही थी, इसलिए जो है वहाँ पर अ, अच्छे से जो है भूमि का विकास हो रहा था और सुधार भी बढ़ गई थी। प्रश्न संख्या 3 है, टाइगा प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उत्तर है, टाइगा प्रदेश में शीतोष्ण, शंकुधारी या इसको कह सकते हैं कोड़धारी पाए जाते हैं। ठीक है, जो टाइगा प्रदेश होते हैं अर्थात यहाँ पर ठंडी ज़्यादा पड़ती है, वहाँ पर देखेंगे तो जो है शंकु के आकार का मतलब जो नुकीले-नुकीले पेड़-पौधे पाए जाते हैं, वहाँ पर अधिकतर पाए जाते हैं, कटीले तारों की तरह। ठीक है। प्रश्न संख्या 4 है, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? उत्तर, सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। आगे देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, वन संरक्षण से वन संरक्षण क्या है? तो उत्तर हो जाएगा, वनों को काटने से बचाना और उनका संरक्षण करना वन संरक्षण कहलाता है। जो वन है उसको बचा करके रखना, बचाने के लिए जो उपाय करते हैं उसी को वन संरक्षण कहते हैं। प्रश्न संख्या 6 देखेंगे, वन से प्राप्त होने वाले 2 अप्रत्यक्ष लाभ लिखिए। तो पहला जो लाभ होता है वह होता है वर्षा को प्रभावित करते हैं, दूसरा है मृदा अपरदन को रोकते हैं। पहला जो दिए गए हैं दोस्तों, वर्षा को प्रभावित करते हैं, इसका क्या मतलब है? जैसे पेड़ अधिक रहते हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन सही होता है और बारिश भी लगभग टाइम से या सही समय से हो जाता है और ग्लोबल वार्मिंग भी संतुलन रहती है। और ये कटता है जो है तो ये सभी जो है असंतुलित हो जाता है और गर्मी अधिक पड़ने लगती है, बारिश टाइम पर नहीं होती है, फसलें नष्ट होने लगती है, तो तमाम प्रकार की वायु जो है दूषित होने लगती है। दूसरा है मृदा अपरदन को रोकते हैं, मतलब जब कोई भी ढलान होगा वहाँ पर जो है अगर पानी आएगा तो कटने की चांसेस बढ़ जाती है। अगर वहीं पर पेड़-पौधे रहेंगे तो जो है मृदा बहने नहीं देगा, ठीक है, पेड़-पौधे। तो आइए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 7 है, संसद के 3 अंग कौन-कौन से हैं? तो पहला हो जाएगा राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा, तीसरा है लोकसभा। संसद के 3 अंग होते हैं। आगे अगर देखें तो भारत की तीनों सेनाओं का प्रधान कौन होता है? मुखिया कौन होते हैं तीनों सेनाओं का? तो वो होते हैं राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रधान होते हैं। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार आए हैं तो जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दूसरों को भी जो है सभी लोग शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 पर, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उत्तर है, भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, लोक अदालत किसे कहते हैं? उत्तर, लोक अदालत विवादों को समझौते के जरिए सुलझाने का एक वैकल्पिक मंच है। इसे जन अदालत भी कहते हैं। ठीक है, कोई विवाद है दो लोगों में, उसको सुलझा देना, ठीक है, वही जो है जो
जहाँ पर सुलझाया जाता है उसी को अदालत कहते हैं, लोक अदालत। प्रश्न संख्या 11 दिए गए है, जनहित याचिका क्या है? उत्तर, जनता के हित के लिए न्याय में दायर की गई याचिका जनहित याचिका कहलाती है। जैसे हाई कोर्ट हो गया और सुप्रीम कोर्ट हो गया, यहाँ पर जो जनहित के लिए कोई आप फैसला ले रहे हैं, नहीं ये चीज़ें गलत है, ये जनता को प्रभावित करती हैं, आपको इस तरीके से नहीं इस तरीके से करना है, आप बताते हैं, ठीक है, कोर्ट में जा कर के, तो वो उसी को जनहित याचिका कहते हैं। ये कोई आपके ऊपर कोई कंप्लेन नहीं होता है, ठीक है। तो ये उन चीज़ों को ऑब्जर्वेशन किया जाता है कि क्या अगला व्यक्ति जो बोल रहा है सही बोल रहा है, होना चाहिए, तो वही जो है यहाँ पर जनहित याचिका कहलाती है। प्रश्न संख्या 12 देखेंगे, कर की 2 विशेषताएँ बताइए। तो विशेषताएँ, पहला है कर लोगों द्वारा सरकार को दिया गया अनिवार्य भुगतान है, ठीक है। और जो कर लगता है दोस्तों वो अनिवार्य रूप से लगता है। जैसे आप कुछ भी एक पेन भी खरीदेंगे तो वहाँ पर आपको कर पहले से ही ले लिया गया होता है जहाँ से कंपनी बनाती है। तो आप अगर सामान खरीद रहे हो तो वहाँ पर आपने टैक्स दे रहे हो, जान लीजिए, कुछ भी सामान हो। दूसरा देखेंगे तो कर का भुगतान निश्चित समय पर किया जाता है। कर का भुगतान अनिवार्य है, न देने पर दंड का प्रावधान हो सकता है, ठीक है, दंड भी दिया जा सकता है। जैसे कोई बहुत बड़ा फैक्ट्री है या बहुत सी बड़ी कारखाने आप चला रहे हैं, वहाँ पर जो टैक्स लगता है उसको देना अनिवार्य हो जाता है। जैसे अगर देखा जाए तो 2.5 लाख अगर हो जाता है तो वहाँ पर भी जो है टैक्स जोड़ दिया जाता है, कोई गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो। अगर सरकार जान रही है तो जो है टैक्स ले लेगी अगर बैंक के खाते में है, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखेंगे, कर से प्राप्त राशि सार्वजनिक लाभ और समाज कल्याण पर व्यय की जाती है। जो कर वसूला जाता है वो बाद में जो सार्वजनिक लाभ होते हैं, ठीक है, जैसे रेल हो गया और सभी हो गए, उन सभी चीज़ों पर लगाया जाता है सुधार करने के लिए, और समाज के कल्याण को भी जो है सुधारने के लिए लगाया जाता है। प्रश्न संख्या 13 देखेंगे, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो उत्तर हो जाएगा, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 को प्रारंभ हुई। आगे अगर देखें दोस्तों तो प्रश्न संख्या 14 दिए गए है, ई बैंकिंग का क्या अर्थ है? तो उत्तर हो जाएगा, इंटरनेट के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं प्राप्त करना ई बैंकिंग कहलाता है। प्रश्न संख्या 15 है, भूमि विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तर हो जाएगा, भूमि विकास बैंक की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी। अगर आगे बात करें तो 2022 का अगर पेपर लेते हैं तो 2022 के पेपर का पहला प्रश्न है, बाबर ने किस नाम से अपनी आत्मकथा लिखी? तो उत्तर हो जाएगा, बाबर ने अपनी आत्मकथाएं तुझ के बाबरी या बाबरनामा के नाम से लिखी थी। आगे अगर बढ़ें दोस्तों तो आगे है प्रश्न संख्या 2, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा, शेरशाह का मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है। प्रश्न संख्या 3 अगर देखें तो अकबर द्वारा बनवाए 2 किलों के नाम लिखिए, ठीक है। जो 2 किला हैं उनका नाम लिखना है। तो पहला हो जाएगा आगरा का किला जो कि 1565 से 73 ईस्वी में बना, और दूसरा है इलाहाबाद का किला, यह जो है 1583 ईस्वी में बनवाए गए। प्रश्न संख्या 4 लेते हैं, प्लासी का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? तो उत्तर हो जाएगा, प्लासी का युद्ध 1757 में अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 5 है, शाहजहां द्वारा बनवाई गई 2 प्रसिद्ध इमारतों के नाम लिखिए। तो पहला है ताजमहल और दूसरा है लाल किला, यह दोनों शाहजहां ने बनवाए थे। प्रश्न संख्या 6, द्वैध शासन व्यवस्था को किस गवर्नर ने समाप्त किए? तो उत्तर हो जाएगा, द्वैध शासन व्यवस्था को वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किए। प्रश्न संख्या 7 है, टीपू सुल्तान क्यों पराजित हुए? कोई 2 कारण बताइए। तो पहला तो कारण यही है कि अंग्रेजों की आधुनिक सेना थी, मतलब जो
अभी जैसे आधुनिक सेना का मतलब है जो अपडेट आई है, जैसे कोई टेक्निकल चीज़ें आई हैं, ठीक है, उन चीज़ों का इस्तेमाल करना आधुनिक सेवा में आ जाएगा। और दूसरा है टीपू को पर्याप्त जो है सहयोग नहीं मिल पाई, ठीक है, तोप कारखाने हो गए या सैनिक हो गए, इन सभी का सपोर्ट सही से नहीं मिल पाया। प्रश्न संख्या 8 है, लॉर्ड मैकाले कौन था? तो उत्तर है लॉर्ड मैकाले 1835 में अंग्रेजी शिक्षा लागू करने वाला ब्रिटिश अधिकारी था। और यह जो लॉर्ड मैकाले शिक्षा देता था दोस्तों, वो उच्च वर्गों को ही शिक्षा मिलती थी यहाँ पर। और इसका सोच था कि उच्च लोगों को शिक्षा देंगे तो निम्न वर्गों तक ऑटोमेटिक जो है शिक्षा आएगी। आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 9 है, भारत में प्रथम रेल निर्माण कार्य कब कराया गया? तो उत्तर है भारत में प्रथम रेल निर्माण 1853 में निर्माण हुआ और जो है मुंबई से थाने के बीच जो है चलाई गई थी। आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 10, किस गवर्नर ने विलय नीति का अनुसरण किया था? तो उत्तर है लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति का अनुसरण किया था। प्रश्न संख्या 11, संसद के अस्थाई सदन का नाम लिखिए। जो अस्थाई सदन है दोस्तों संसद का, वो होता है राज्यसभा, संसद की अस्थाई सदन होती है। प्रश्न संख्या 12 देखेंगे, प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा प्रदेश का उच्चतम न्यायालय प्रयागराज में स्थित है, ठीक है। और आगे अगर बात करें, प्रश्न संख्या 13 दिए गए हैं, लोहा कितने प्रकार का होता है? तो मुख्यतः लोहा 3 प्रकार का होता है, कच्चा लोहा, पिटवा लोहा अर्थात गढ़ा हुआ लोहा, और एक होता है इस्पात। कच्चा लोहा जो होता है वो भंगुर होता है, अगर उसको पीटेंगे तो वो टूट जाएगा। पिटवा लोहा मजबूत होता है और ये लचीला भी होता है, लेकिन इस्पात जो है वह टिकाऊ होता है और उपयोगी होता है। प्रश्न संख्या 14 है, निर्यात से आप क्या समझते हो? तो उत्तर है देश के उत्पादों को विदेशों में बेचना निर्यात कहलाता है। मैं अभी बताया था पीछे, क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 15, सबसे तेज चलने वाले यातायात के साधन का नाम लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा हवाई जहाज सबसे तेज चलने वाला यातायात साधन है, क्योंकि यहाँ पर आसमान में उड़ता है दोस्तों, तो यहाँ पर जो है रूट देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और आगे देखेंगे 2021 का पेपर, पहला प्रश्न, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में किनके मध्य लड़ा गया था? तो यह युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। प्रश्न संख्या 2 है, दीवान ए कोही की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी? तो उत्तर है दीवान ए कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। आगे बढ़ें, चलिए आगे लेते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 3, स्वेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? तो जो स्वेज नहर है वो भूमध्य सागर और लाल सागर, यह जो है दोनों को जोड़ती है। प्रश्न संख्या 4 है, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो उत्तर है सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। प्रश्न संख्या 5 देखेंगे, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो इसका जो प्रयोग किया गया था हरित क्रांति का, वह किया गया था नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा। प्रश्न संख्या 6 देखेंगे, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उत्तर उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति जो है उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों, प्रश्न संख्या 7, नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर है नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। प्रश्न संख्या 8 देखेंगे, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो उत्तर है भारत का क्षेत्रफल विश्व का लगभग 2.4% है। अर्थात जो जितना विश्व की क्षेत्रफल है उतना तो केवल 2.4 हिस्सा भारत के पास है। और अगर बात भी की जाए तो लगभग जो
देश हैं, अगर देश की बात करें तो लगभग 95-96 के आसपास हैं। प्रश्न संख्या 9 है, कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में की गई थी? तो उत्तर है यह वारेन हेस्टिंग शासनकाल में की गई थी। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 10, भारत के किस राज्य में गेहूं के प्रति हेक्टेयर का उत्पादन सर्वाधिक है? तो जो गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है वह पंजाब राज्य में होता है। और अगर क्योंकि वहाँ पर प्रति हेक्टेयर की बात कही गई है, अगर यहाँ पर प्रति हेक्टेयर नहीं होता तो उत्तर प्रदेश जो है पहले स्थान पर आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा खेती यहाँ पर की जाती है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा खेती की जाती है और कम क्षेत्रफल, मतलब खेत कम होता है, पैदावार वहाँ पर अधिक होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है, यहाँ पर थोड़ा उत्पादन क्षमता कम है और खेत भी ज़्यादा हैं और उस हिसाब से पैदा कम किया जाता है। प्रश्न संख्या 11 देखेंगे, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो उत्तर है राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। और आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 12, संसद के दोनों सदनों में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन अध्यक्षता करता है। प्रश्न संख्या 13, अकबरनामा की रचना किसके द्वारा की गई थी? उत्तर है अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की थी। प्रश्न संख्या 14, सर टॉमस रो किसके शासनकाल में भारत आया था? तो उत्तर है सर टॉमस रो जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। आगे देखेंगे सीमा शुल्क किसके द्वारा लगाया जाता है? तो यह लगाया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा, क्योंकि सीमा जो शुल्क होता है दोस्तों वो केंद्र सरकार लगाती है। उत्तर प्रदेश ऐसे जो 75 जिलों हैं, जिलों के अंतर्गत अगर लगाएगा भी तो जो है मतलब ये जो उत्तर प्रदेश है 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ पर जो है कर लगाया जाता है जब एक दूसरे में एंट्री किया जाता है या कुछ सामान ले जाया जाता है, ठीक है, किसी प्रकार का ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो वहाँ पर ये लगाया जाता है। ठीक है, आइए 2022-20 का पेपर लेते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? उत्तर पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न संख्या 2 है, शिवाजी द्वारा लगाए जाने वाले कर कौन कौन से हैं? तो पहला जो कर है वो था चौथ कर, यह कुल राजस्व का 1/4 भाग अर्थात 25% था, जो शिवाजी बाहरी प्रदेशों से सुरक्षा के बदले वसूलते थे। इसे सुरक्षा कर कहा जा सकता है। ठीक है, आगे देखेंगे तो दूसरा जो दिए गए है वो है सरदेशमुखी, यह कुल राजस्व का 10% अतिरिक्त कर था, जिसे शिवाजी ने अपने आप को सरदेशमुख अर्थात प्रदेश का प्रमुख मान करके वसूल किया और यह भूमि से आय पर आधारित कर था। और आगे अगर देखें दोस्तों तो अगला जो प्रश्न दिया गया था प्रश्न संख्या 3, आज़ाद हिंद हिंद फौज की पराजय का मुख्य कारण क्या था? तो उत्तर है आज़ाद हिंद फौज की पराजय का मुख्य कारण संसाधनों की कमी, जापान की हार और मित्र राष्ट्रों की शक्तिशाली सेना थी, जिससे फौजों को पर्याप्त समर्थन नहीं मिल पाया, इसलिए जो है ये हार गई। और देखेंगे प्रश्न संख्या 4, भूमि का अस्थायी बंदोबस्त किसने किया था? तो उत्तर है भूमि का अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। आगे प्रश्न संख्या 5 है, जैवमंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी पर जीवों और उनके वातावरण के परस्पर संबंधों का क्षेत्र जैवमंडल कहलाता है। इसमें स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के वे भाग आते हैं जहाँ जीवन संभव है। प्रश्न संख्या 6 है, हिमालय के 2 प्रमुख दर्रों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर जो दर्रा दिए गए हैं दोस्तों, एक होता है नाथुला दर्रा, दूसरा होता है रोहतांग दर्रा। ये जो है हिमालय के प्रमुख दर्रे हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 देखेंगे,
भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले 3 कारकों को उल्लेख कीजिए। ठीक है, 3 कारक को बताना है। पहला होता है मानसून, दूसरा होता है अच्छी स्थिति, तीसरा होता है पर्वत एवं स्थल रूप। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 8, वन संरक्षण के प्रमुख उपाय बताइए। उत्तर है वनों की अंधाधुंध कटाई को रोकना, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना, जंगलों में आग बचाव करना, वन्य जीवों का संरक्षण करना तथा लोगों में वन संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना। प्रश्न संख्या 9 है, कुटीर उद्योग किसे कहते हैं। उत्तर, घर पर हाथ के औजारों से चलाने वाले छोटे उद्योग कुटीर उद्योग कहलाते हैं। ठीक है, जैसे मटका बनाना हो गया या कोई लोहे का खुरपी, कुदार, फावड़ा, ये सब जो बनाया जाता है तो उसी को कुटीर उद्योग कहते हैं। जैसे कुछ पालन कर लिया गया, किसी मछली पालन, कुक्कुट पालन, जो भी होता है यहाँ पर जो है जो घर से पालन किया जाता है या सामान बनाया जाता है उसी को कहेंगे। प्रश्न संख्या 10 है, गैर परंपरागत ऊर्जा के 2 संसाधनों का उल्लेख कीजिए। तो पहला हो जाएगा सौर ऊर्जा और दूसरा हो जाएगा पवन ऊर्जा। इसमें दोनों में दोस्तों क्या होता है, सौर ऊर्जा सूर्य के प्रकाश से बन जाता है, पवन ऊर्जा जो है हवा के चलने से ऊर्जा पैदा हो जाती है, बिजली। प्रश्न संख्या 11 देखेंगे, संसद के द्वितीय सदन का क्या नाम है। तो उत्तर हो जाएगा संसद के द्वितीय सदन का नाम राज्यसभा है। ठीक है, प्रथम सदन जो है लोकसभा होती है, दूसरी राज्यसभा होती है। प्रश्न संख्या 12 है, भारतीय संविधान के अभिभावक कौन है। उत्तर है भारतीय संविधान के अभिभावक उच्चतम न्यायालय है। प्रश्न संख्या 13 है, मंत्रिपरिषद के 2 कार्य बताइए। तो पहला हो जाएगा नीतियाँ बनाना, दूसरा हो जाएगा कानूनों का क्रियान्वयन करना। आगे अगर बढ़ें तो प्रश्न संख्या 14 है, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। तो उत्तर है भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक क्यों कहा जाता है। उत्तर, क्योंकि यह सभी बैंकों को नियंत्रित करता है और उन्हें ऋण मार्गदर्शन प्रदान करता है। जो रिजर्व बैंक होता है दोस्तों, यह सभी बैंकों को पैसा देता है, लोन देता है, कर्ज देता है और उनको बताता है कि आपको किस रेट पर दूसरों को ब्याज देना है, किस रेट पर नहीं देना है, आपको हम कितने रेट पर ब्याज देंगे पैसा अगर ले जाते हैं मेरे तरफ से। तो ये सभी जो है नियंत्रण करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, 2019 का पेपर लेंगे। पहला है खानवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। तो खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। आगे दूसरा प्रश्न है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। तो उत्तर हो जाएगा शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ किले में हुआ था। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे, 1857 ईस्वी की क्रांति किस मुगल शासक के समय हुई थी। उत्तर, 1857 ईस्वी की क्रांति बहादुर शाह जफर के समय में हुई थी। प्रश्न संख्या 4 है, भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष के कोई 2 कारण लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा पहला कारण भारत में व्यापार पर कब्जा करने की होड़ थी। दूसरा कारण है भारत के राजाओं और प्रदेशों पर अपना असर और शासन बढ़ाने की इच्छा थी। ठीक है, और आगे देखेंगे, आगे है प्रश्न संख्या 5, बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था किसने शुरू की थी। तो उत्तर हो जाएगा बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू की थी। प्रश्न संख्या 6 है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे। तो उत्तर हो जाएगा भारत में हरित क्रांति के जनक जो हैं एम एस स्वामीनाथन थे। ठीक है, तो ये भारत के थे एम एस स्वामीनाथन। प्रश्न संख्या 7 है, स्थल मार्ग के किन्हीं 2 साधनों के नाम बताइए। तो पहला हो जाएगा सड़क मार्ग, दूसरा हो जाएगा रेल मार्ग, तीसरा हो जाएगा वायु मार्ग। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 8, सौर ऊर्जा से क्या अभिप्राय है। उत्तर है सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं।
और जानते ही हैं इसका प्रयोग जो है सूर्य के प्रकाश से जब ऊर्जा प्राप्त होती है तो उससे बैटरी चार्ज करिए या कुछ चलाइए। प्रश्न संख्या 9 है, मजबूती के आधार पर लौह धातु के कितने प्रकार होते हैं? लौह धातु मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाता है मैग्नेटाइट, दूसरा होता है हेमेटाइट, तीसरा है लिमोनाइट, चौथा है सिडेराइट। प्रश्न संख्या 10 है, मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? उत्तर है सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। प्रश्न संख्या 11 है, व्यापार के द्वारा वस्तुओं को दूसरे देश में बेचना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है दोस्तों, आइए देखते हैं। वस्तुओं को दूसरे देश में बेचना निर्यात कहलाता है और ये भी क्वेश्चन अगर देखें तो रिपीट ही हुआ है, ठीक है। और हमने इसको बता भी चुका था पीछे दोस्तों, अगर समझेंगे तो पीछे जो है हमने आयात जब बताया था तो उसमें ये भी कंप्लीट किया था। आगे प्रश्न संख्या 12 है, समवर्ती सूची के विषयों पर कौन सी सरकार कानून बना सकती है? समवर्ती सूची पर केंद्र सरकार बना सकती है और राज्य सरकार बना सकती है, अर्थात दोनों कानून बना सकते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल लिखिए। इसके 1/3 सदस्य कितने वर्ष बाद अवकाश ग्रहण करते हैं? तो उत्तर हो जाएगा राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण करते हैं। आगे देखेंगे, आगे है प्रश्न संख्या 14, भारतीय संसद किससे मिलकर के बनी है? भारतीय संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा मिलकर के बनी है। प्रश्न संख्या 15 है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई या कब प्रारंभ हुई? तो उत्तर हो जाएगा भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 को प्रारंभ हो गई, ठीक है। तो 2018 का अगर पेपर लें दोस्तों तो पहला है मनसबदारी प्रथा का प्रचलन किस काल में तथा किसके द्वारा हुआ था? तो आइए देखते हैं। उत्तर है मनसबदारी प्रथा का प्रचलन अकबर काल में प्रारंभ हुआ। प्रश्न संख्या 2 है, शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 करों के नाम लिखिए। हमने बता दिया था। चौथा है, यह कुल राजस्व कर का 1/4 भाग अर्थात 25% था, जो शिवाजी बाहरी प्रदेशों से सुरक्षा देने के बदले वसूलते थे। मतलब ये दूसरे देशों को भी दूसरे प्रदेशों को भी, देश नहीं प्रदेश की बात कर रहे हैं, प्रदेशों को सुरक्षा देते थे और उसके बदले जो है कर वसूलते थे। दूसरा है सरदेशमुखी, यह कुल राजस्व का 10% अतिरिक्त कर था, जिससे शिवाजी ने अपने आप को सरदेशमुखी प्रदेश का प्रमुख मान करके वसूल किया था और यह भूमि से आय पर आधारित कर थी। आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 3 है, राज्य अपहरण नीति को लागू करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो उत्तर है राज्य अपहरण नीति लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। अगला प्रश्न संख्या लॉर्ड डलहौजी के देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से हैं। और आगे प्रश्न संख्या 4 है, ठीक है, भारत में आने वाली यूरोपीय शक्तियों का क्रम बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर फ्रांसीसी और डेनिश भारत आए। आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 5, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का नाम लिखिए। तो उत्तर है भाखड़ा नागल बांध परियोजना, हिमाचल प्रदेश में है और यह भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। प्रश्न संख्या 6 है, वन से प्राप्त होने वाले 2 अप्रत्यक्ष लाभ बताइए। तो जो अप्रत्यक्ष लाभ होते हैं, पहला है मृदा अपरदन को रोकते हैं और दूसरा है वर्षा को प्रभावित करते हैं, तीसरा है वायु प्रदूषण को कम करते हैं। पेड़ पेड़ रहे पौधे रहेंगे दोस्तों तो वहाँ पर ऑक्सीजन बढ़ेगा तो जो है प्रदूषण कम होगा। प्रश्न संख्या 7 है, विश्व में अधिकतर मछली क्षेत्र किस प्रकार के कटिबंध में मिलते हैं? विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो उत्तर है विश्व में अधिकतर मछली क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध के शीतोष्ण कटिबंध में पाए जाते हैं। उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागरीय द्वीप का सबसे बड़ा मत्स्य ग्रहण क्षेत्र है। प्रश्न संख्या 8 है,
शक्ति के संसाधन से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर है मानव की आर्थिक गतिविधियों के संचालन में जिन संसाधनों से शक्ति की आपूर्ति होती है, उन्हें शक्ति संसाधन कहते हैं। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस या परमाणु खनिज शक्ति के महत्वपूर्ण संसाधन हैं। आगे अगर बात करें दोस्तों, तो आगे प्रश्न संख्या 9 दिए गए है। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य किन क्षेत्रों से मनोनीत करते हैं? तो उत्तर है राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को चुनते हैं और वो कला पर चुनते हैं, विज्ञान, सहकारिता तथा शिक्षा आदि पर मनोनीत करते हैं। आगे प्रश्न संख्या 10 है। भारत के प्रथम एवं वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम बताइए। तो उत्तर है प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं। प्रश्न संख्या 11 है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का कार्यकाल क्या है? तो उत्तर है संविधान में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है। मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। इसमें मंत्रियों का कार्यकाल निश्चित नहीं किया जाता है और वे तब तक ही अपने पद को संभाल सकते हैं जब तक उन्हें संसद पर विश्वास मत प्राप्त है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, अतः मंत्री भी अधिक से अधिक 5 वर्ष तक अपने पद पर रह सकते हैं। प्रश्न संख्या 12 है। राजस्व का अर्थ बताइए। उत्तर है राजस्व संस्कृत भाषा के 2 अक्षरों राजन धन स्व संयुक्त से होकर के बना है, जिसका अर्थ होता है राजा का धन। अतः सरकारी आय व्यय एवं उससे संबंधित क्रियाओं का अध्ययन राजस्व कहलाता है। प्रश्न संख्या 13 देखेंगे। और किस योजना अर्थात पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समावेशी विकास है? कौन सा ऐसा पंचवर्षीय योजना है जिसका उद्देश्य समावेशी विकास है, मतलब सबको साथ लेकर के चलना है, सबका विकास होना है। तो यह 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था समावेशी विकास। प्रश्न संख्या 14 है। डेबिट कार्ड तथा क्रेडिट कार्ड में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है डेबिट कार्ड से बैंक खाते से तुरंत पैसा कटता है और क्रेडिट कार्ड से उधार राशि चुकानी होती है। डेबिट कार्ड जो होता है दोस्तों, उसमें अपना पैसा आप बैंकों में डाले रहते हैं और वो कार्ड से आप कहीं भी जाते हैं, कहीं भी अपने घर से मतलब जो एटीएम कार्ड होता है अपने एरिया से निकाल सकते हैं अपना पैसा। और जो क्रेडिट कार्ड होता है वह जब बनवाते हैं तो सरकार जो है उसमें जो बैंक होती है वो तय करती है कि आपको 50,000 देंगे कि 1 लाख देंगे कि 10 लाख देंगे। उसमें से आप बिना पैसा डाले हुए निकाल सकते हैं और उस पैसे को आप महीने के लास्ट तक आपको भर देना होता है ब्याज के साथ। तो उसे जो है क्रेडिट कार्ड कहते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 15 देखेंगे। भारत में संचार के 2 संसाधनों का नाम लिखिए। डाक सेवा, दूरसंचार टेलीफोन प्रमुख संचार साधन हैं। 2017 का पेपर लेंगे, आइए समझते हैं दोस्तों 2017 का पेपर। और ये सभी इम्पॉर्टेंट है, अगर मिस कर रहे हो तो जान लीजिए दोस्तों आप सभी समस्या खड़ी कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि ये सभी जब क्वेश्चन रिपीट होंगे, अगर आप पूरी तैयारी कर लिए हैं तब तो ठीक है, अगर तैयारी भी नहीं है और कंप्लीट नहीं करते हैं प्रीवियस ईयर पेपर तो समस्या होने वाली है वहाँ से, ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 1 है। बाबर द्वारा भारत में लड़े गए 4 युद्धों के नाम बताइए। उत्तर पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध। प्रश्न संख्या 2 है। शेर शाह सूरी का मकबरा किस स्थान व किस राज्य में स्थित है? उत्तर शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। प्रश्न संख्या 3 है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? उत्तर है रॉबर्ट क्लाइव भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था। प्रश्न संख्या 4 है। उन 2 राज्यों के नाम बताओ जो डलहौजी की अपहरण नीति के शिकार हुए थे। तो आइए 2 राज्य देख लेते हैं दोस्तों। पहला है झांसी और दूसरा है
नागपुर। अपहरण नीति के अनुसार जिस राज्य का शासक बिना उत्तराधिकारी के मर जाता था, उसका राज्य अंग्रेज अपने साम्राज्य में मिला लेते थे। ठीक है, उसी को अपहरण नीति कहते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, कॉर्नवालिस का भूमि संबंधित सुधार क्या कहा जाता है? उत्तर, कॉर्नवालिस के भूमि संबंधित सुधार को अस्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट कहा जाता है, जिसे 1793 में लागू किया गया था। प्रश्न संख्या 6 है, बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था? तो सिराजुद्दौला बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक था। प्रश्न संख्या 7 है, संसाधन से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर हो जाएगा, संसाधन वे चीज़ें हैं जो मनुष्य अपने जीवन चलाने और काम करने के लिए इस्तेमाल करता है, जैसे पानी हो गया, जमीन, पेड़ पौधे, खनिज ऊर्जा आदि। प्रश्न संख्या 8 है, भारत के निर्यात व्यापार की 4 प्रमुख वस्तुओं के नाम बताइए। तो उत्तर है पहला, कपास, चाय, मसाले और इंजीनियरिंग उत्पाद। ये भारत जो है निर्यात करते हैं। ठीक है, मतलब ये दूसरे देशों में भी भेजा जाता है। कपास हो गया, चाय हो गया, मसाले हो गए, इंजीनियरिंग उत्पाद हो गए। ठीक है। प्रश्न संख्या 9 है, झूम कृषि भारत के किस भाग में प्रचलित है? उत्तर, झूम कृषि मुख्यतः भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और मेघालय में प्रचलित है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 10, चकबंदी किसे कहते हैं? तो चकबंदी क्या होता है, ये समझते हैं दोस्तों। बिखरी भूमि को मिलाकर एक स्थान पर एकत्र करने को चकबंदी कहते हैं। जैसे आपके पास ज़मीनें हैं और ज़मीनें कहीं थोड़ा सा ज़मीन है, कहीं थोड़ा सा है, कहीं थोड़ा सा है, दूर दूर है, 10 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, गांव में भी है तो थोड़ा सा दूर दूर, थोड़ा थोड़ा टुकड़ा में है, तो उसी को एक स्थान पर मिला करके दे देना। ठीक है, तो उसी को चकबंदी कहते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 11 देखेंगे, भारत में स्थित 4 प्रमुख पत्तनों के नाम लिखिए। उत्तर है, भारत के प्रमुख पत्तन, पत्तन का मतलब होता है दोस्तों बड़ा शहर या बंदरगाह का शहर का नाम। ठीक है, के नाम है, पहला है मुंबई बंदरगाह, दूसरा है चेन्नई बंदरगाह और तीसरा है कोलकाता बंदरगाह और चौथा है विशाखापट्टनम बंदरगाह। ये भारत के विभिन्न तटों पर स्थित सबसे महत्वपूर्ण समुद्री बंदरगाह हैं जो माल ढुलाई और व्यापार के लिए प्रयोग किए जाते हैं। आगे बात करेंगे प्रश्न संख्या 12, सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर है, सर्वोच्च न्यायालय जो है वो दिल्ली में स्थित है। प्रश्न संख्या 13 है, सरकार के कौन कौन से अंग हैं? और उत्तर हो जाएगा, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सरकार के अंग हैं। प्रश्न संख्या 14 है, पंचवर्षीय योजना क्या है? इसका प्रारंभ कब हुआ? तो उत्तर हो जाएगा, विकास के लिए 5 वर्ष का लक्ष्य निर्धारित या निर्धारण पंचवर्षीय योजना कहलाती है। इसका प्रारंभ 1951 में हुआ था। अगर प्रश्न संख्या 15 देखें दोस्तों, तो ई बैंकिंग क्या है? इंटरनेट या डिजिटल माध्यम से बैंकिंग कार्य करना ई बैंकिंग कहलाता है। जैसे इंटरनेट के माध्यम से कोई पैसा लेन देन कर रहे हैं, कोई बैंकिंग के माध्यम से पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, किसी से पैसा मंगा रहे हैं, तो उसी को ही जो है इंटरनेट बैंकिंग कहते हैं। ई का मतलब होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक, और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का मतलब होता है बैंक से पैसा लेन देन करना, निकालना, जमा करना। ठीक है, जैसे एप्लीकेशन हो गया मोबाइल, वहाँ पर जो है लेन देन कर सकते हैं। ठीक है, 2016 का अगर पेपर देखें दोस्तों, तो पहला प्रश्न आया था, भारत में गुलाम वंश की नींव किस शासक द्वारा डाली गई थी? तो भारत में मुगल वंश की नींव बाबर ने डाली थी। और प्रश्न संख्या 2 है, चौसा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो चौसा का युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। प्रश्न संख्या 3 है, शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खां था। आगे प्रश्न संख्या 4 लेते हैं, अकबर के कार्यकाल में आमिल का क्या कार्य है? ठीक है, आमिल का क्या कार्य होता था? तो
आमिल वह उत्तराधिकारी था जो गांव से कर वसूल करके उसे राज्य तक पहुंचाता था और इसका मुख्य उद्देश्य था राजस्व का सही संग्रहण सुनिश्चित करना था। प्रश्न संख्या 5 है, जहांगीर द्वारा लिखी गई आत्मकथा का नाम क्या था? तो जहांगीर के द्वारा लिखी गई आत्मकथा का नाम था तुजुक ए जहांगीरी। प्रश्न संख्या 6 है, दीन ए खास तथा दीवान ए आम किस शासक द्वारा बनवाए गए थे? तो इन्हें शाहजहां ने बनवाया था। और आगे बात करें अगर प्रश्न संख्या 7, तो निम्नलिखित में से धात्विक पदार्थों को छाँट करके लिखिए। लोहा, गंधक, अभ्रक, तांबा, सोना, कोयला। ठीक है। अगर उत्तर की बात करें दोस्तों तो धात्विक पदार्थ होता है लोहा, तांबा और सोना। ठीक है, इसको छाँट करके लिखना था। प्रश्न संख्या 8 देखेंगे, भारतवर्ष में सबसे अधिक सोना किस स्थान पर पाया जाता है? तो कर्नाटक के कोलार क्षेत्र में यह जो है अधिक पाया जाता है। प्रश्न संख्या 9 है, बॉक्साइट का एक उपयोग बताइए। तो उत्तर हो जाएगा बॉक्साइट से एल्युमिनियम धातु बनाई जाती है और इसका उपयोग हवाई जहाज के निर्माण में भी होता है। आगे अगर बात करें दोस्तों, प्रश्न संख्या 10 है, अणु शक्ति ऊर्जा संरक्षण केंद्र की स्थापना कब की गई? तो उत्तर है अणु शक्ति ऊर्जा संरक्षण केंद्र की स्थापना 3 जनवरी 1954 को की गई थी। प्रश्न संख्या 11 है, शीतोष्ण प्रदेश में पाए जाने वाले 2 पशुओं के नाम लिखिए। जंगली भेड़, जंगली घोड़ा, जंगली भैंस। प्रश्न संख्या 12 है, अंटार्कटिका की खोज में गए भारतीय दल में कुल कितने सदस्य थे? जो भारतीय दल गए थे खोजने के लिए अंटार्कटिका, उसमें कितने सदस्य थे? तो उत्तर है अंटार्कटिका की खोज में गया पहला भारतीय दल 1981 में गोवा से रवाना होकर के 9 जनवरी 1982 को पहुंचा था। इस दल में कुल 21 सदस्य थे, जिनका नेतृत्व डॉक्टर एस.जेड. कासिम ने किया था और यह मिशन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए था और दल फरवरी 1982 में वापस लौट गया था। ठीक है, वापस लौट करके आ गया है। आगे देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, समवर्ती सूची में आने वाले 4 विषयों के नाम बताइए। शिक्षा, विवाह, बिजली, वन आदि। प्रश्न संख्या 14 है, भारत के तीनों सेनाओं का प्रावधान कौन होता है? प्रधान कौन होता है? ठीक है, अर्थात मुखिया कौन होता है तीनों सेनाओं का? तो उत्तर है भारत के राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के सर्वोच्च प्रधान होते हैं, चाहे वह थल सेना हो, चाहे वह स्थल सेना हो, चाहे वह जल सेना हो या वायु सेना हो। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 15 है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आगे देखेंगे दोस्तों, तो जो पेपर है दोस्तों ये पूरा हमने कंप्लीट करा दिए और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी पीडीएफ प्रोवाइड होता है इसी पर प्रोवाइड होता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। नहीं तो टेलीग्राम पर इसको सर्च करिएगा ज्ञान क्लासेस बाय ज्ञान सर, तो वहाँ पर मिल जाएंगे, तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफिशियल करके होगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तीनों कर लीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा दोस्तों। और उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं और बेल आइकन भी दबाए हुए हैं, और उनको जो है सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाती है और पढ़ भी पाते हैं अच्छे तरीके से। नहीं तो जो बेल आइकन नहीं दबाए हुए हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। 4 से 6 दिन बाद वो वीडियो देखते हैं तो उनको लगता है पुराना वीडियो हो गया है और वो जो है मिस कर देते हैं। तो कंग्रेचुलेशंस सभी साथियों को, बहुत बहुत धन्यवाद जो सब्सक्राइब किए हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।